गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, बीट्स। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट में। लास्ट क्लास में मैंने डॉपलर्स के लिए आपको बताया था कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो उस केस में जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है, जिसे हम लोग डॉपलर फ्रीक्वेंसी या एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और चेक कीजिए कि उनकी वेलोसिटी डॉपलर लाइन के अलोंग है या नहीं। अगर उनकी वेलोसिटी डॉपलर लाइन के अलोंग है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उनके कंपोनेंट करके उस कंपोनेंट पे फोकस कीजिए जो डॉपलर लाइन के अलोंग है, क्योंकि whenever the velocity is perpendicular to doppler line then there will be no doppler effect। हमने डिस्कस किया था कि सोर्स जब चलता है तो वेवलेंथ अफेक्ट होती है, और सोर्स अगर रेस्ट पे है तो वेवलेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें करके हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था n ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस प्लस वी सोर्स। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और फ्रीक्वेंसी घटानी है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये डिस्कशन किया था। अब बच्चों बात करते हैं बीट फिनोमिना इन डॉपलर्स इफेक्ट। बच्चों बीट फिनोमिना इन डॉपलर्स इफेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन बनता है कि अगर अगर वहां पर बीट्स कैलकुलेट करनी है डॉपलर इफेक्ट में तो कैसे कैलकुलेट की जाए। बच्चों सबसे पहले मैं एक कंसिडरेशन कर रहा हूं दैट वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। इस बात का अपन ध्यान रखें। मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये कंसिडरेशन किया। बच्चों नोटिस कीजिए, दो आइडेंटिकल सोर्स है, यहां भी फ्रीक्वेंसी n और यहां भी फ्रीक्वेंसी n, एंड बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी vs। बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी vs और आइडेंटिकल सोर्स है। अब बच्चों नोटिस कीजिए, जो ऑब्जर्वर है वो बीच में रेस्ट पे है, तो ये वाला जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, जबकि ये वाला जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि ऑब्जर्वर को एक साथ दो दो फ्रीक्वेंसीज रिसीव होंगी। लेफ्ट वाले सोर्स से इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी और राइट वाले सोर्स से डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एक साथ इसके पास दो दो वेव्स पहुंच रही हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करें, उन फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लें जो उसने रिसीव की और उनका डिफरेंस निकाल दें, क्योंकि डिफरेंस जो होगा वही नंबर ऑफ बीट्स होगी। तो सबसे पहले तो इस वाले सेक्शन में देखें, तो सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो v माइनस वी एस। और इस वाले सेक्शन में सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो नीचे आ गया v प्लस वी एस। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन में बीट्स निकालनी है, तो आपको पता है बीट्स क्या होता है, दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, मतलब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दे। बच्चों जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन है एनवी अपॉन वी माइनस वी एस, और दूसरी है एनवी अपॉन वी प्लस वी एस। बच्चों यहां पर एलसीएम लेके अगर सॉल्व किया जाए तो डेल्टा एन इज इक्वल टू, देखिए नीचे एलसीएम जो आ रहा है v माइनस वी एस, और ये हो गया v प्लस वी एस। चलिए एलसीएम लीजिए, तो v माइनस वी एस से v माइनस वी एस कैंसिल, और प्लस वाली टर्म का मल्टीप्लाई करो तो एनवी स्क्वायर प्लस एनवी वी एस, और ऐसे ही प्लस वाला कैंसिल तो एनवी स्क्वायर माइनस एनवी वी एस, ये एक टर्म आ गई। बच्चों सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा एन इज इक्वल टू एनवी स्क्वायर से माइनस एनवी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा टू एनवी वी एस, और नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका इक्वेशन होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब बच्चों नोटिस कीजिए, ऊपर हमने क्या कंसिडरेशन लिया है कि सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से बहुत कम है। तो बच्चों डिनोमिनेटर में देखें कि अगर सोर्स की वेलोसिटी साउंड से कम है तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो साउंड के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वो और कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपन इसको इग्नोर करके जीरो के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको जीरो के इक्विवेलेंट मान लूं तो टू एन वी वी एस अपॉन वी स्क्वायर, तो v से एक v कैंसिल, तो डेल्टा n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टू एन वी एस अपॉन वी। ये हो गया नंबर ऑफ बीट्स। बच्चों इसको अपन डायरेक्टली सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ये इतना लेंदी मुझे इसलिए नजर आया क्योंकि मेरे पास कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं था। अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो एक सोर्स जो पास आ रहा है उससे इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी निकाल देता, मान लो आती 200,
एक जो दूर जा रहा है उससे डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी निकाल देता, मान लो आती 195, तो फटाफट से सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे देते 5। तो ये एक पैटर्न था जो मैंने समझाया कि ऐसा क्वेश्चन बने तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। इसी में बच्चों अब सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, बीट फिनोमिना इन डॉपलर्स इफेक्ट। बच्चों केस 2 जो हमको दिया गया है उसमें नोटिस कीजिए कि अब जो आइडेंटिकल सोर्स है वो रेस्ट पे है और जो ऑब्जर्वर है वो आगे की तरफ जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। तो बच्चों गौर करने वाली बात है कि ऑब्जर्वर जो है इससे तो दूर जा रहा है और इसके पास आ रहा है, तो जिससे दूर जा रहा है उससे तो डिक्रीज्ड वेव रिसीव करेगा और जिसके पास आ रहा है उससे इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी की वेव रिसीव करेगा। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स साइमल्टेनियसली इस ऑब्जर्वर के पास आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको वहां पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस वेव रिसीव हो रहा है, तो उनके सुपरपोजिशन से बीट्स रिसीव होंगे। तो बच्चों यहां से एन डैश निकाल दो, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो v माइनस वी ओ, और यहां पे ये पास आ रहा है तो ये हो जाएगा v प्लस वी ओ। अब बच्चों डेल्टा एन में क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो बड़ी कौन सी है, एन डबल डैश। इनको अगर सॉल्व करें तो बच्चों एन वी माइनस एन वी नॉट, सॉरी एन डबल डैश में से घटानी है, तो एन वी प्लस एन वी नॉट अपॉन वी माइनस ये हो जाएगा एन वी माइनस एन वी नॉट अपॉन वी। बच्चों सिंप्लीफाई करो तो एन वी माइनस एन वी कैंसिल, एन वी नॉट प्लस एन वी नॉट टू एन वी नॉट अपॉन वी, ये हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू आ गई। अब बच्चों नोटिस कीजिए ये आंसर जो निकला और ऊपर आंसर जो निकला वो एग्जैक्टली सेम है। ऊपर सोर्स चल रहा था तो 2n vs अपॉन वी, और नीचे ऑब्जर्वर चल रहा है तो 2n v नॉट अपॉन वी। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो बिल्कुल फर्स्ट केस पर बेस्ड है। क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन ऑब्जर्व्स टू ट्रेन्स, वन ऑफ देम इज कमिंग विद 4 एंड अदर इज गोइंग विद द सेम स्पीड। तो बच्चों ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, एक जो सोर्स है वो पास आ रहा है और एक जो सोर्स है वो दूर जा रहा है, और स्पीड देखिए 4 मीटर पर सेकेंड है। जरा साउंड की स्पीड से कंपैरिजन कीजिए, साउंड की स्पीड 320 है और ये 4 दी है, मतलब नेग्लिजिबल है। तो जो इक्वेशन मैंने निकाली थी 2 वी एस अपॉन वी, वो यहां यूज कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए बच्चों जल्दी से, डायरेक्टली इक्वेशन लगाकर ही आंसर निकाल दीजिए। ये 240 हर्ट्ज है, कंप्लीट कीजिए। 6, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n वी एस अपॉन वी, एन की वैल्यू 240, वीएस की वैल्यू 4 और साउंड 320। 80 से कैंसिल करो तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो डेल्टा एन की वैल्यू 2 इंटू 3 कितनी बची, 6 बीट्स पर सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों एक और हमको दिया है, ऑब्जर्व कीजिए इस क्वेश्चन में two source of sound S1 and S2 emitting source of frequency 324 and 320 hertz। बच्चों ये S1 है और यहां पर हमको S2 दिया है। अब फॉर्मूले मत लगा देना बेटो, क्योंकि फॉर्मूले जब हमने पढ़े थे तो उनमें दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम ली थी, इनमें दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। और जो ऑब्जर्वर है वो ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जो हमें निकालनी है, सो दैट इसको बीट्स रिसीव ना हो। बच्चों क्या लॉजिक है जिसमें लिखा हुआ है बीट रिसीव ना हो, इसका क्या मतलब है, बीट रिसीव नहीं हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है। बीट रिसीव नहीं होने का मतलब, हाँ दोनों तरफ से जो वेव्स आए वो सेम फ्रीक्वेंसी की है। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया, सॉल्व करें, कंप्लीट कर लें। हुआ सॉल्व।
कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, ऑलमोस्ट 2.1 के समथिंग आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं बच्चों, इसको ध्यान दें। सबसे पहले तो इस सोर्स के लिए डिस्कशन करें बच्चों। यहां से जो एन डैश होगी, एमिट कितनी हो रही है 324, ऑब्जर्वर दूर जा रहे हैं तो v माइनस वीओ अपॉन वी। और इसके लिए डिस्कशन करें एन डबल डैश, एमिट कितनी हो रही है 320 क्योंकि सोर्स अलग है, और ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो v प्लस वी ओ अपॉन वी। बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर नो बीट्स, अगर अपने को बीट्स रिसीव नहीं करनी है तो इसका मतलब एन डैश और एन डबल डैश दोनों तरफ से सेम आने चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है सक्षम और योगेश 2.13। अगर बीट्स रिसीव नहीं करनी है तो इसका मतलब है कि डेल्टा एन बराबर 0, और डेल्टा एन बराबर 0 तभी होगा जब दोनों तरफ से जो बीट्स फ्रीक्वेंसी आए वो सेम आए। बिल्कुल सही है बेटा दिव्यम। 324 ये हो गया 344 माइनस वी नॉट अपॉन 344, और एन डबल डैश में है 320 344 प्लस वी नॉट अपॉन 344, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड हमको 344 दी है। बच्चों ये आपस में कैंसिल। अब आपने सिंप्लीफाई किया इसको तो आंसर आपका 2.1 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट आया। अब ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको इक्वेशन बनाकर बता दी, आपने सभी ने यही इक्वेशन आई थिंक बनाई होगी कि दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड with a speed 1/5 of the speed of sound. The wavelength and the frequency of the source are lambda and f respectively. Find the apparent frequency and apparent wavelength recorded by the observer. Solve करें बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है, कल जैसे क्वेश्चंस हमने किए थे वैसा ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्यों लेमडा में कोई चेंज नहीं किया आप लोगों ने? लेमडा ओरिजिनल क्यों रहने दिया अभी? सोर्स इज एट रेस्ट, सो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा। आज आते भी बोला, उस दिन भी समझाया था कि सोर्स रेस्ट पे हो तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती। और एन डैश कैलकुलेट करना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों जवाब दीजिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो v प्लस वी नॉट अपॉन v इज द इक्वेशन। बच्चों जो एमिट हो रही है वो है f, ये v, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है v बाई 5, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5 ऑफ साउंड वेलोसिटी। अब बच्चों एन डैश की वैल्यू अगर निकाले तो f, ऊपर क्या बचेगा 6v/5, और नीचे होगा v तो v से कैंसिल, तो ये हो गया 6/5 f इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसा आप लोगों के आंसर्स हैं। बिल्कुल सही, क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों ने जो टर्म ली है उसको ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जो भी लिखा है बच्चों, मैं यहां से इस थ्योरी को हटा रहा हूं और इसको पढ़ने के पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको पहले समझे क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है डॉपलर्स इफेक्ट इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और बच्चों हमें यहाँ पे बीट्स भी कैलकुलेट करनी है, बीट्स भी कैलकुलेट करनी है, समझेंगे ध्यान से। बच्चों इस बार जो क्वेश्चन है उसको समझे कि लिखा है कि सोर्स जो है मान लेते हैं n फ्रीक्वेंसी का है और vs वेलोसिटी से आगे जा रहा है, जबकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और यहां पर एक वॉल लगी हुई है। क्वेश्चन में बोला गया कि ऑब्जर्वर को कितनी बीट्स सुनाई देंगी। तो सबसे पहले तो डिस्कशन ये कि ऑब्जर्वर को बीट्स सुनाई क्यों दे। तो जवाब है कि बच्चों अब ऑब्जर्वर के पास दो वेव्स पहुंचेंगी, एक वो वेव होगी जो सोर्स से ऑब्जर्वर को डायरेक्ट पहुंचेगी, एक वो वेव होगी जो सोर्स से ऑब्जर्वर को डायरेक्ट पहुंचेगी, और एक वो वेव होगी
जो पहले दीवार पर जाएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। तो बच्चों इस ऑब्जर्वर ने कितनी वेव्स रिसीव की? दो। एक वो जो डायरेक्ट आई और एक वो जो दीवार से रिफ्लेक्ट होके आई। तो हमें क्या करना है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। किस किस की? एक डायरेक्ट जो पहुंची उसकी और एक जो टकराकर जो आई उसकी। और इन दोनों की जो भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वही बीट्स बनेंगी। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें चेक करें। बच्चों सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कि जो वेव्स डायरेक्ट पहुंची है उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों एन डैश डी का मतलब है एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर डायरेक्ट वेव्स। तो बच्चों एन डैश डी जब मैं निकालूंगा तो देखिएगा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और नीचे सोर्स पास आ रहा है तो माइनस। ये हो गया एन डैश डी। अब बच्चों उस पर चर्चा करते हैं जो पहले दीवार पे गई। बच्चों थोड़ी देर के लिए दीवार को ऑब्जर्वर मानिए, थोड़ी देर के लिए दीवार को ऑब्जर्वर मानिए। तो बच्चों जो सोर्स है वो दीवार के पास आ रहा है, तो इसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। दीवार को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वर मानिए, तो बच्चों जो सोर्स है वो दीवार यानी कि ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। तो सोर्स अगर दीवार के पास आ रहा है, सुनना ध्यान से, सोर्स अगर दीवार के पास आ रहा है तो ध्यान दे कि जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो नीचे क्या आना चाहिए? माइनस। और दीवार रेस्ट पे है तो ऊपर जीरो। अब बच्चों दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की, बच्चों दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की उसी फ्रीक्वेंसी की वेव को रिफ्लेक्ट कर देगी, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर रिफ्लेक्टेड वेव। और दीवार ने जो रिसीव की उसी को रिफ्लेक्ट इसलिए कर देगी क्योंकि दीवार रेस्ट पे है तो वो किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करेगी। तो बच्चों अगर आप बीट्स निकालना चाहते हो तो ऑब्जर्वर के पास दो तरफ से वेव्स पहुंची है, एक पहुंची है डायरेक्ट और एक पहुंची है रिफ्लेक्टेड। जरा दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों सेम है, इसका मतलब बीट्स कितनी बनेगी? जीरो। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। बच्चों सोर्स दो तरह से ऑब्जर्वर को वेव्स पहुंचा रहा है, एक डायरेक्ट और एक दीवार से रिफ्लेक्ट करके। तो सबसे पहले जो वेव डायरेक्ट पहुंची उसके लिए कैलकुलेशन अपन ने कर ली। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दीवार जो रिसीव करेगी उसी को रिफ्लेक्ट करेगी। तो पता तो करें कि दीवार कितनी रिसीव कर रही। तो यह पता करने के लिए मैंने इमेजिन कर लिया कि दीवार मेरा ऑब्जर्वर है और सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो उसकी इक्वेशन मैंने नीचे लिख दी। और फिर पता किया कि चूंकि दीवार रेस्ट पे है तो वही सेम वेव रिफ्लेक्ट कर देगी जो उसने रिसीव की, तो हमने लिख दिया एन डैश आर। और एन डैश डी और एन डैश आर दोनों एग्जैक्टली सेम आए तो वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स कितनी बनी? जीरो। बच्चों केस वन के बाद अगर केस टू पर फोकस किया जाए कुछ ऐसे, तो बच्चों केस टू को आप ध्यान से देखिएगा। इस बार मैंने ऑब्जर्वर की लोकेशन चेंज कर दी। इस बार ऑब्जर्वर पीछे है और सोर्स आगे जा रहा है। तो बच्चों वापस से वही काम करें कि सोर्स से ऑब्जर्वर, ये तो हो गया डायरेक्ट। तो अगर मैं एन डैश डायरेक्ट लिखूं तो बच्चों सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहता है, इसलिए V प्लस VS। और अब थोड़ी देर के लिए यह मान लो कि दीवार अपना ऑब्जर्वर है। तो बच्चों दीवार ने क्या रिसीव किया पहले वो पता कर लेते हैं। तो दीवार ने जो रिसीव किया उसको पता करें। तो देखिए सोर्स दीवार के पास जा रहा है तो सोर्स दीवार को ग्रेटर फ्रीक्वेंसी सुनाना चाहता है, इसलिए नीचे माइनस। और दीवार जिसको रिसीव करेगा रेस्ट स्टेट पे होने की वजह से उसी को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये हो गया एन डैश फॉर डायरेक्ट साउंड और ये हो गया एन डैश फॉर रिफ्लेक्टेड साउंड, ये हो गया एन डैश आर। और अगर मैं यहां पर डेल्टा एन कैलकुलेट करना चाहूं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो तो अपने पास क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ बिट्स। अब बच्चों इनको अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए आज आते ही जो हम लोगों ने रिजल्ट डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही रिजल्ट हमारे सामने आ गया, वापस से वही केस। और इसको जब हमने सॉल्व किया था बच्चों तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई थी? 2nvs अपॉन v। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आज आते ही इसका डेरिवेशन हमने परफॉर्म कर लिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था? रटने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ ध्यान से कॉन्सेप्ट सुने कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप पहले मार्क कीजिए कि ऑब्जर्वर के पास कौन सी दो वेव्स पहुंच रही। तो एक तो डायरेक्ट पहुंची और एक रिफ्लेक्ट होकर पहुंची। आप दोनों की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज निकाल लीजिए और जो भी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज आएंगी उनको आपस में बड़ी माइनस छोटी वैल्यूज करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपने आप नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगे। अब बच्चों
इन दोनों केसेस पर, इस केस में कितनी बीट्स थी? 0 जब ऑब्जर्वर बीचों बीच था, आई मीन सोर्स और दीवार के बीच में था, और इसमें कितनी बनी? 2nvs अपॉन v जब सोर्स जो है और दीवार, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पीछे है। इस पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा क्वेश्चन है। A source is moving with a speed 5 towards a wall. If the velocity of sound is 330, the stationary observer would hear beats is equal to. Try कीजिए। यस, सुजीत आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 0 एंड 8। बच्चों इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात ही यही थी। आपने नोटिस किया इस पूरे क्वेश्चन में मैंने ऑब्जर्वर की लोकेशन मार्क करके नहीं दी है। ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के प्रैक्टिस में भी मिलेगा, अपन ने ऑब्जर्वर की लोकेशन ही नहीं बताई। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर यहां भी हो सकता है, ऑब्जर्वर यहां भी हो सकता है। तो बच्चों ऑब्जर्वर अगर बीच में हुआ तो यहां पे जो बीट्स होंगी वो कितनी होगी? 0। और ऑब्जर्वर अगर साइड में हुआ तो बीट्स कितनी होगी? 2nvs अपॉन v। बच्चों 2n की वैल्यू कितनी है? 240, और vs की वैल्यू है 5 और v की वैल्यू है 330। तो लगभग ये 8 के बराबर 7.27 जैसा कुछ आता है, तो लगभग 8 मान लिया। तो इस क्वेश्चन का जब आप आंसर दोगे तो आंसर दोगे 0 एंड 8, 0 एंड 8, या 0 एंड की जगह अपन और कर देते हैं 0 और 8, क्योंकि इस क्वेश्चन के जब आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो चारों ऑप्शन ऐसे ही होंगे, 0 और 4, 4 और 8, 0 और 4, 4 और 8, या इस तरह से। तो अपन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो आंसर ऑप्शंस मिलेंगे वो मल्टीपल होंगे, 0 और 4, 4 और 8, या फिर 8 और 4, या फिर 0 और 8, ऐसा कुछ। तो अपन आंसर किसको मार्क करेंगे? 0 एंड 8 को। क्लियर है बच्चों? तो जब भी अपने को क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की लोकेशन फिक्स करके ना दी जाए तो अपन क्या करें, ये चेक मान लीजिए कि ऑब्जर्वर बीच में भी हो सकता है और साइड में भी। तो जो केस 1 हमने पढ़ा था उसमें हमने सीखा कि बीट्स 0 बन रही है, और जो केस 2 हमने पढ़ा उसमें देखा 2nvs अपॉन v। तो ये केस 1 और केस 2 का मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया गया जो इसका आंसर हमने निकाला। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने के पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कशन कर रहे हैं, सीखे। एक इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करना आना चाहिए जो मैं बताऊंगा। बेटा सोर्स की वेलोसिटी आपको हमेशा बहुत कम दी जाती है, और एग्जैक्टली exactly अपन इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ सोर्स के स्क्वायर को निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर, मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340, उसका स्क्वायर कर दो तो लगभग 1 लाख के आसपास बैठता है। और सोर्स की जो वेलोसिटी है वो 5, 10, 15, 20 कुछ भी दी जाए, तो 1 लाख में से अगर सोर्स की वेलोसिटी का स्क्वायर मान लो 5 उसकी वेलोसिटी है, तो 5 का स्क्वायर 25। तो 1 लाख में से 25 को घटा भी दोगे तो अपने को आंसर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए अपन उसको इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने का रीजन बस ये है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, पर आप कैलकुलेशन खुद सोचिए कि आपको काफी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? अब बच्चों इंपॉर्टेंट केस, वॉल के पीछे खड़ा होता तो बेटा साउंड टकरा के जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो उसके पास नहीं पहुंचता। ठीक है, अपन केवल बैक साइड की बात कर रहे हैं। उसके पीछे खड़ा कर दोगे तो साउंड दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, तो ये सारा फॉर्मेशन वहां पर नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस बच्चों जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा कार और यहां मैंने लिखा सोर्स प्लस
ऑब्जर्वर। जरा नोटिस कीजिए बच्चों, कार मेरे लिए सोर्स भी है और कार मेरे लिए ऑब्जर्वर भी है। सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर एक हम लोगों ने हिल कंसीडर किया, ठीक है, एक पहाड़ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो कि रेस्ट पे है, ऑब्वियस। और यहां पर एक कार जो है वो टुवर्ड्स द हिल मूव कर रही है विद वेलोसिटी vc, है ना, और n फ्रीक्वेंसी का हॉर्न ये बजा रही है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कार हमारे लिए सोर्स भी है और कार हमारे लिए ऑब्जर्वर भी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, सुने बच्चों। कार से जब हॉर्न बजाया जाएगा तो कार एक सोर्स की तरह बिहेव करेगी। अब ये साउंड वेव पहाड़ पर जाएंगे, पहाड़ से टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस से कार के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को सुनाई देगी। तो कार का हॉर्न जब साउंड एमिट कर रहा है तो वो सोर्स है, और कार का ड्राइवर जब रिफ्लेक्टेड साउंड को रिसीव कर रहा है तो वो ऑब्जर्वर है। मतलब इस क्वेश्चन में कार ही सोर्स है और कार ही ऑब्जर्वर है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, वो आपको भी करना है, पर पहले मैं इसका पूरा प्रोसेस समझा दूं, उसके बाद अपन एक लाइन में इसको डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। बच्चों सबसे पहले मैंने माना कार एज सोर्स, वेलोसिटी vc और फ्रीक्वेंसी n, एंड क्लिफ एज ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी है 0 और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मान लेते हैं n डैश, क्योंकि कार ने n को एमिट किया और कार और पहाड़ के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो n अगर एमिट हो रही है तो रिसीव n डैश होगी, ऐसा मैंने मान लिया। तो बच्चों इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो n डैश इज इक्वल टू n। अब बताइए ऑब्जर्वर कौन है, पहाड़ जो कि रेस्ट पे है। सोर्स कौन है, कार जो कि पास आ रही है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहती है, ये केस 1। बच्चों ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो पहाड़ ने रिसीव की है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो पहाड़ ने रिसीव की है, और जो वो रिसीव करेगा उसी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। और बच्चों जब पहाड़ जो है वो वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे पहाड़ क्या माना जाएगा, सोर्स। और उस रिफ्लेक्टेड साउंड को कौन सुनेगा, कार में बैठा हुआ ड्राइवर। तो अब कार क्या मानी जाएगी, ऑब्जर्वर। तो केस 2 में अब मैंने माना कि क्लिफ एज सोर्स जिसकी वेलोसिटी है 0 और फ्रीक्वेंसी जो वो एमिट कर रहा है वो है n डैश, एंड कार एज ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी है vc और वो जो रिकॉर्ड करेगा फ्रीक्वेंसी वो किसको करेगा, n डबल डैश को, क्योंकि पहाड़ ने n डैश को एमिट किया और अभी भी कार और पहाड़ के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो डेफिनेटली n डैश एमिट हो रही है, तो अब जो सुनाई देगी किसको, कार को, वो n डबल डैश सुनाई देगी। तो बच्चों अब इसकी इक्वेशन बनाओ, n डबल डैश सुनाई देगी, n डैश एमिट हो रही है। इस बार पहाड़ सोर्स है जो कि रेस्ट पे है और कार ऑब्जर्वर है जो कि पास आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से ध्यान से देखिएगा, n डैश की वैल्यू रख दी जाए, इक्वेशन नंबर 1 से अगर n डैश की वैल्यू रख दी जाए तो नोटिस कीजिएगा n डबल डैश इज इक्वल टू, n डैश की वैल्यू रख रहा हूं बच्चों मैं, n डैश देखो ऊपर क्या है, n v अपॉन v माइनस vc, और अभी जो हमने निकाला है वो है v प्लस vc अपॉन v। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ n डैश, ऐसा हमने किया। तो बच्चों v से v कैंसिल, तो n डबल डैश कितना आ गया, n v प्लस vc अपॉन v माइनस vc। ये हमारा आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब बच्चों चेक करें, n डबल डैश की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है उसमें ऊपर प्लस आ रहा है और नीचे माइनस आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ओवरऑल इंक्रीज होकर आ रही है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने सीखा, तो अब इसकी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पर काम करते हैं। हमने क्या निकालना है, n डैश। बच्चों नोटिस करिए कि कार ही ऑब्जर्वर है और कार ही सोर्स है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ vc और vc आनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले साइन का डिसीजन लूं कि कहां प्लस और कहां माइनस और क्यों। बच्चों आंसर दीजिए, कार जब सोर्स थी तो सोर्स के रूप में वो पास जा रही थी पहाड़ के, और कार जब ऑब्जर्वर बनी तब भी वो पास जा रही है पहाड़ के।
तो जवाब दीजिए कि जब वो सोर्स है तब भी वो पास जा रही है और जब वो ऑब्जर्वर बनी तब भी वो पास जा रही है, मतलब हर हाल में वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहती है। जब वो सोर्स है तब भी वो पास जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहती है, और जब वो ऑब्जर्वर है तब भी वो पास जा रही है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रही है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर अगर दोनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। बच्चों चेक कीजिए, यही अपना आंसर नीचे लिखा है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए बच्चों कि अगर ये कार पहाड़ से दूर जा रही होती तो ये सोर्स के रूप में भी दूर जाती और ऑब्जर्वर के रूप में भी दूर जा रही होती। तो बताइए ऊपर कौन सा साइन आता? कार अगर दूर जा रही होती तो ये सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के रूप में दूर जा रही होती, तो ऊपर आता माइनस और नीचे क्या आता? प्लस, क्योंकि हमको घटानी है। वेरी गुड बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे बीट्स कैलकुलेट करनी है तो बीट्स कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? एन डबल डैश माइनस एन। क्योंकि बच्चों आपने नोटिस किया कि जो ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा है उसको दो साउंड सुन रहे होंगे। एक तो वो जो लगातार हॉर्न बजा रहा है वो ओरिजिनल साउंड उसको सुनाई दे रहा होगा जो वो बजा रहा है, और एक साउंड वो जो टकरा के उसके पास आ रहा है, एन डबल डैश। तो अगर उसको दो साउंड सुनाई दे रहे हैं तो उन दोनों से अपन बीट्स निकाल सकते हैं। उसको कितने साउंड सुनेंगे? दो। एक वो जिसका वो हॉर्न बजा रहा है वो ओरिजिनल गाड़ी के अंदर बैठ के, और एक वो जो पहाड़ से टकरा के आ रहा है। दो साउंड है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग, दोनों का डिफरेंस निकालो, अपने को बीट्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसको सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल डायरेक्ट और बेसिक क्वेश्चन है, जो अभी सिखाया वही है। कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ क्लिफ, इसकी वेलोसिटी वीसी मान लो। द कार ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, द रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय द ड्राइवर हैज अ फ्रीक्वेंसी 2f. If v is the velocity of sound, then find the velocity of car. सॉल्व कीजिए। सॉल्व करें। v/3। वेरी गुड बच्चों। देखिए कार पास जा रही है, कार पास जा रही है तो सोर्स के रूप में भी पास जा रही है, ऑब्जर्वर के रूप में भी पास आ रही है। तो ऊपर हो गया प्लस और नीचे हो गया माइनस, आप सबने बनाया। बच्चों एन डैश जो है वो 2f, ये f, v प्लस वीसी हमको निकालना है, ये v माइनस वीसी। f से f कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2v माइनस 2vc बराबर v प्लस वीसी। बच्चों इधर बचेगा हमारे पास 3vc और इधर बचेगा हमारे पास v, 2v माइनस v। तो vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v/3, जैसा आप लोगों ने आंसर्स भी दिए। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मीडियम। बच्चों ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पर इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या है उसको ध्यान से सुने। नोटिस कीजिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मीडियम। मैंने आपसे बात की कि अगर डॉपलर इफेक्ट में हवा भी बहने लग जाए, जो मीडियम है यानी कि हवा, एयर जो है वो भी मूव करने लग जाए, तो इक्वेशन कैसे बनेगी। और इसमें बच्चे गलती कहां करते हैं, किस क्वेश्चन में करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मानकर चलिए कि यहां पर एक सोर्स है, वॉट एवर इज द वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है, एन फ्रीक्वेंसी की वेव्स को एमिट कर रहे हैं, और यहां पर जो साउंड वेव्स हैं वो इस तरह से आगे की तरफ जा रही है। ये है v विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर है बच्चों? और ऑब्जर्वर यहां पर है, इसकी भी कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। बच्चों क्वेश्चन में अब बोला गया कि यहां पर हवा जो है वो बहने लग गई इधर, इसी डायरेक्शन में। vw इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड। बच्चों हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी है जब साउंड वेव की वेलोसिटी पढ़ी थी। अगर मैं एन डैश कैलकुलेट करूं तो बच्चों ऑब्जर्वर और सोर्स की जो भी वेलोसिटीज होंगी वो लिख दी जाएंगी, प्लस माइनस या माइनस प्लस करके। पर अब ध्यान दीजिए कि साउंड भी आगे जा रहा है और हवा भी उसी दिशा में बह रही है। तो अगर अब मुझे नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखनी होगी तो नेट वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? v प्लस वी डब्ल्यू, और नीचे भी क्या होगा? v प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर साउंड भी आगे जा रहा है, हवा भी उसी दिशा में बह रही है, तो नेट वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगी, v प्लस वी डब्ल्यू। और बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता कि अगर साउंड आगे जा रहा है और हवा उल्टी दिशा में बह रही है तो फिर नेट वेलोसिटी अपन क्या लिखते हैं? v माइनस वी डब्ल्यू, अगर हवा उल्टी दिशा में बहती।
अब बच्चों इस पर बच्चे कहां गलती करते हैं, किस पैटर्न का क्वेश्चन जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। बेटा सेम डायरेक्शन में प्लस जब होता है, जब अपन रिलेटिव सेम डायरेक्शन में प्लस होता है, इसलिए क्योंकि अपन नेट निकाल रहे हैं, अपन रिलेटिव नहीं निकाल रहे। रिलेटिव निकालते तो सब्ट्रैक्ट होता। अभी मैं यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहा हूँ किसकी, साउंड की। तो साउंड भी आगे जा रही है, हवा भी आगे जा रही है, तो नेट वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी v प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे गलती करते हैं जिस क्वेश्चन में, उसको सुने बच्चों। मानकर चलिए बच्चों यहां पर एक सोर्स है, जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में बनाकर दिया जाता है वही मैं बना रहा हूं, जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है लाइक दिस, ऐसे ये साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है। यहां पर साउंड वेव की वेलोसिटी आपको दी है v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। यहां पर खड़ा है ऑब्जर्वर 1 और यहां खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर 2। हमें दोनों के लिए डॉपलर इफेक्ट कैलकुलेट करना है। और बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो हवा है वो भी इसी दिशा में बह रही है, वी डब्ल्यू आगे की तरफ है। अब बच्चों मुझे कैलकुलेशन करना है इसके लिए, दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर O1। तो बच्चों n जैसा अभी मैंने सिखाया वही अपने को करना है। यहां आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो भी होंगी लिख दी जाएंगी। और बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो v प्लस वी डब्ल्यू, और ये भी होगा v प्लस वी डब्ल्यू, जैसा हम लोगों ने ऊपर किया वही क्वेश्चन। पर अब मुझसे पूछा गया कि O2 के लिए कैलकुलेट कीजिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर O2। तो बच्चों जब मैं O2 की वेलोसिटी लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ O2 और यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। अब बताइए कि यहां मुझे क्या लिखना चाहिए, v प्लस वी डब्ल्यू या v माइनस वी डब्ल्यू? जवाब दीजिए क्या आएगा। क्या आना चाहिए, v प्लस या v माइनस? चले मल्टीपल आंसर आ रहा है, मल्टीपल आंसर आ रहा है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्लस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं माइनस। बच्चों एग्जैक्टली यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए v माइनस वी डब्ल्यू। बच्चों v माइनस वी डब्ल्यू क्यों आएगा, ये क्वेश्चन पूरा के पूरा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ध्यान से सुने बच्चों, डायग्राम ऐसे ही दिया जाएगा जो मैंने बनाया है, पर आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स जो है वो 3D वेव्स है। जो ऑब्जर्वर है उसके पास जो साउंड वेव्स होंगी वो ये वाली होंगी, जो पीछे की तरफ जा रही है। ऑब्जर्वर O2 को ये वाली साउंड वेव्स मिलेंगी जो पीछे की तरफ जा रही है। और बच्चों ये वाली साउंड वेव्स अगर पीछे की आ रही है तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब आंसर दीजिए कि इन वेव्स के रिस्पेक्ट में विंड की वेलोसिटी आगे है, तो दोनों को अगर देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए कि साउंड 3D वेव्स हैं। अगर ऑब्जर्वर पीछे खड़ा है तो उसको आगे जाने वाली वेव्स नहीं मिलेंगी, उसको वो वेव्स रिसीव होंगी जो पीछे की तरफ आ रही है। और विंड अगर आगे बह रही है तो v माइनस वी डब्ल्यू। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन 100% कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई बार कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे इस डायग्राम को बनाकर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये था पूरा डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड वेव। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब डॉपलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो सीधा सा जवाब है whenever there is no relative motion between the source and observer। क्योंकि ये इफेक्ट कब होता है, जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। एंड इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम देन देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। और बच्चों डॉपलर इफेक्ट के लिए रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा उस पर चर्चा करें, तो या तो सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, या दोनों की वेलोसिटी सेम हो। सेम वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो दोनों ही कंडीशंस में बोला जाएगा देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट, देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। और नीचे लिखा है व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बच्चों परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब है इफ देयर velocities are perpendicular to Doppler line। अगर उनकी वेलोसिटीज डॉपलर लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो डॉपलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। उनकी वेलोसिटी या उसका कंपोनेंट डॉपलर लाइन के अलोंग होना चाहिए, तभी उनके बीच में रिलेटिव मोशन उस डायरेक्शन में माना जाएगा और बोल सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट मिलेगा। बट इफ दे आर परपेंडिकुलर तो डॉपलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट फॉर लाइट। बच्चों लाइट वेव्स के लिए जब डॉपलर इफेक्ट की बात आती है तो अभी तक जो हमने पढ़ा अब वो फॉर्मूले यहां पर काम नहीं करेंगे। उसका कारण
अभी तक हमारा फॉर्मूला ये था, v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर, v माइनस प्लस वी सोर्स। बच्चों अभी तक अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड को डिस्कस कर रहे थे, पर अगर मैं अब लाइट के बारे में बात करूं तो वेव की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी कहलाई जाएगी, जिसको अपन c से डिनोट करते हैं। अब बच्चों सोच के जवाब दीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ इतनी बड़ी वैल्यू में अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की थोड़ी बहुत वेलोसिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी इसको c अपॉन सी ही माना जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वेलोसिटी में ऑब्जर्वर और सोर्स की 20-25 मीटर पर सेकंड ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, ये तो n डैश इक्वल टू n ही आ गया। तो इसीलिए यहां पर ये फॉर्मूला अपन यूज ना करते हुए जब स्पीड ऑफ लाइट की बात आती है तो अपन वहां पर यूज करते हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या यूज करते हैं? आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो इक्वेशन है वो है n 1 प्लस माइनस v बाई सी अपॉन 1 माइनस प्लस v बाई सी। बच्चों इस बार अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे vo और vs नहीं लिखा, यहां पर सिंपली v लिखा हुआ है। तो v का मतलब बच्चों यहां पर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। v का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, मतलब मुझे यहां पर उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं लिखनी जैसे मैं साउंड के लिए किया करता था। यहां पर मुझे इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ सोर्स नहीं लिखनी। मुझे क्या लिखना है? उनके पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी और उनके दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी। दो ही केस बनेंगे, पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी और दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको अपन बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बच्चों यहां पर दो ही केस बनते हैं। केस नंबर 1 कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे हो लाइक दिस, तो अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं तो मान लीजिए कि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितनी है? v, पास आने की। या फिर ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? v, पास आने की। अब इस केस को मैं ऐसे बोल दूं कि सोर्स के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब भी v बोलोगे और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सोर्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब भी बोलोगे। अपने को सिंपली मतलब है उनके पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑन व्हाटएवर इट इज, अपन ने फिलहाल उसको v से डिनोट कर रखा है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि v का मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर की इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं है, v का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मैं यहां लिख भी दे सकता हूं कि v का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ या रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर? तो अपने को जब भी ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे दोनों की। तो बच्चों अब आंसर दीजिए कि अगर ये पास आ रहे हैं तो पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो बच्चों पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो इक्वेशन में ऊपर प्लस और नीचे क्या होना चाहिए? माइनस। ये अपनी इक्वेशन है। अब बच्चों यहां पर जब ये पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस पूरे डिस्कशन में दो केस बनते हैं, पूरे डिस्कशन में 4 फॉर्मूले आते हैं और चारों फॉर्मूले एक जैसे दिखते हैं। किसी भी एक को याद कर लो, चारों अपने आप याद हो जाएंगे। क्या होगा सुने बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस वी बाई सी की होल पावर 1/2 और 1 माइनस वी बाई सी की होल पावर -1/2 ऊपर जाके लिख दिया। और बच्चों आपको अच्छे से याद होना चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख दिया करते हैं अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। बच्चों थोड़ी देर के लिए इस v बाई सी पर फोकस कीजिए, इस v बाई सी पर। बच्चों अगर हम लोग v में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो आप जवाब दो कि अगर v में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है और वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पावर को अंदर ले आइए, तो 1 प्लस वी बाई 2c और ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस वी बाई 2c। बच्चों देखकर बताइए दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी ही हैं, तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये हो गया होल स्क्वायर। बच्चों जरा गौर कीजिए क्या ये इक्वेशन यहां भी लगाई जा सकती है और यहां भी हम लोगों ने अप्लाई कर दी। कारण है उसका, पहले तो v में आप c से डिवाइड कर रहे थे, अब लास्ट इक्वेशन में आप v में 2c से डिवाइड कर रहे हो, वैल्यू 1 से और छोटी, तो फिर से लगाओ क्या चीज? बाइनोमियल एक्सपेंशन। 2 का अंदर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो 2v अपॉन 2c।
2 से 2 कैंसिल, तो n डैश की वैल्यू कितनी आ गई, n 1 प्लस v बाई सी। जरा फोकस कीजिए इस रिजल्ट पे, आप ध्यान दीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो n से ज्यादा आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है, nv बाई सी। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए फाइंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों डेल्टा n इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो n प्लस nv बाई सी माइनस n, तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी आ गई, nv बाई सी। बच्चों ये एक इक्वेशन आई। और अगर मुझे फ्रैक्शनल चेंज निकालना होगा तो v बाई सी करके सॉल्व कर सकता हूं। बच्चों ये वो पहली इक्वेशन है। और ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशन आई है ना, आने वाली 3 जो दूसरी इक्वेशन होगी वो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देगी, सब में v बाई सी आएगा। अब बच्चों सोचने वाली बात यह है कि v बराबर होता है n लेमडा, v बराबर होता है n लेमडा। अब सोर्स और ऑब्जर्वर आपस में पास आए या दूर जाए, उससे स्पीड ऑफ लाइट पे थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। तो बच्चों v बराबर n लेमडा को मैं फिलहाल c बराबर n लेमडा लिख रहा हूं। v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज इक्वल टू c। तो मैंने बोला कि सोर्स और ऑब्जर्वर पास आए या दूर जाए, उससे स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ना है, तो n लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब जवाब दे कि इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट सेक्शन हमसे पूछा जाता है वो होता है एपरेंट वेवलेंथ। एपरेंट वेवलेंथ। अब बच्चों वेवलेंथ एपरेंट निकालना है तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी बाई एन डैश। सी तो सेम रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों एन डैश की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो एन डैश ऊपर मैंने कितना निकाला था, एन 1 प्लस वी बाई सी। बच्चों बताओ इस इक्वेशन में c अपॉन एन को ओरिजिनल लैम्डा लिख सकता हूं, और 1 प्लस वी बाई सी को ऊपर ले जाऊं तो ये -1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, माइनस अंदर आ गया तो 1 माइनस वी बाई सी। बच्चों देखकर बताइए जो लैम्डा डैश है वो आया लैम्डा 1 माइनस वी बाई सी, घट गया। क्यों घटना चाहिए, रीजन ब्रैकेट में लिखा ऊपर कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ घटी। और अगर मुझसे इस क्वेश्चन में चेंज इन वेवलेंथ पूछ ले, क्या पूछ ले, चेंज इन वेवलेंथ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन वेवलेंथ हमसे पूछ रहे हैं। तो चेंज इन वेवलेंथ अगर मुझसे पूछ रहे हैं, नीचे लिख देता है इसको, चेंज इन वेवलेंथ। तो बच्चों चेंज कैसे निकालोगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों फाइनल वैल्यू है वो है लैम्डा माइनस लैम्डा वी बाई सी, और इनिशियल है लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वी बाई सी। बच्चों बताओ चेंज नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम हो गई। और यहां से अगर फ्रैक्शनल चेंज निकाले तो ये माइनस वी बाई सी। बच्चों जरा गौर कीजिए कि डेल्टा एन अपॉन एन की इक्वेशन क्या थी, वी बाई सी, और डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की इक्वेशन क्या है, वी बाई सी। क्या बिल्कुल सेम ही इक्वेशन है, बस एक प्लस है तो दूसरा माइनस। वो अंडरस्टूड है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, और जब दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। तो बस साइन ही तो रिपीट करने, एक ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अगला केस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें डेल्टा एन के लिए माइनस और इसके लिए प्लस आ जाएगा। अब बच्चों बात यह आती है कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। तो डॉपलर्स इफेक्ट फॉर लाइट की हेल्प से हम डेली लाइफ में यह बताते हैं कि जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पास आ रहा है या दूर जा रहा है। बच्चों जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती है, वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज अर्थ के रिस्पेक्ट में पास आ रही है या अर्थ से दूर जा रही है, वो हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। बच्चों देखकर बताइए कि जो चेंज इन वेवलेंथ है वो नेगेटिव है, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। स्पेक्ट्रम हमें पता है, वेवगियर। बच्चों डिक्रीज्ड वेवलेंथ के कलर कौन से होते हैं, वॉयलेट साइड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉयलेट शिफ्ट। क्या बोलते हैं, वॉयलेट शिफ्ट। वॉयलेट शिफ्ट का मतलब है कि जैसा मैंने बोला कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पास आ रही है या दूर जा रही है, वो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। मानकर चलिए कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी अगर अर्थ के पास आ रही है, तो उससे जो लाइट आ रही है बच्चों, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा रिसीव होगी, और वेवलेंथ कम आएगी क्योंकि वो पास आ रहे हैं। तो हमें उसके स्पेक्ट्रम में डिक्रीज्ड वेवलेंथ के कलर रिसीव होंगे। डिक्रीज्ड वेवलेंथ यानी कि वॉयलेट साइड के। तो जैसे ही डिक्रीज्ड वेवलेंथ के कलर मुझे रिसीव हुए, मैं बता दूंगा कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी मतलब वो हमारे पास आ रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ लाइट डॉपलर इफेक्ट हम लोग किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की वेलोसिटी का पता कर सकते हैं कि वो हमारे रिस्पेक्ट में पास जा रहे हैं या दूर आ रहे हैं। और बच्चों इसी का केस 2, आंसर दीजिए। केस 2 पर अगर चर्चा करें तो अब पूरा डिस्कशन में नहीं कर रहा हूं। केस 2 में क्या होगा कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर जा रहे हैं और उनके दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी है v। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो बताएं आप सभी कि दूर जाएंगे तो उस केस में एन डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी,
ऊपर माइनस और नीचे प्लस। और इसमें जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1 माइनस वी बाई सी, जो मैंने ऊपर बताया था डेरिवेशन करके, अब जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहां पर डेल्टा एन अपॉन एन निकालूंगा तो ये आएगा माइनस वी बाई सी, और डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा निकालूंगा तो प्लस वी बाई सी। बच्चों इक्वेशन वही है, बस अब एक ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। और बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं वेवगेयर की, तो आंसर दीजिए वेवलेंथ पॉजिटिव आएगी, चेंज इन वेवलेंथ, इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ी, तो इसको अपन बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो बच्चों बताइए, कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हमसे दूर जा रही होगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो उससे जो लाइट हम लोग रिसीव कर रहे होंगे वो हायर वेवलेंथ के होंगे, रेड साइड के। तो हायर वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम को देख के हम बोल देंगे कि वेवलेंथ ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वो हमसे दूर जा रहा है। तो बच्चों इसको समराइज कर देते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं। बच्चों अगर वॉयलेट शिफ्ट है ये वाला और ये है रेड शिफ्ट, तो रेड शिफ्ट के लिए डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा होगा वी बाई सी, और डेल्टा एन अपॉन एन क्या होगा, माइनस वी बाई सी। और वॉयलेट शिफ्ट के लिए ये कितना होगा, v बाई सी नेगेटिव में, और डेल्टा एन अपॉन एन क्या होगा, v बाई सी पॉजिटिव में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉयलेट शिफ्ट। समटाइम्स कुछ बुक्स में ब्लू शिफ्ट भी लिखकर दे दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। और ये हो जाएगा रेड शिफ्ट। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो 1 प्लस वी बाई सी थी, और यहां जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 1 माइनस वी बाई सी है। बस इतना सा ध्यान रखना है, और याद रखना भी क्या है, वी बाई सी। अब वेवलेंथ पूछोगे तब भी वी बाई सी बोलूंगा, डेल्टा एन बोलोगे तब भी वी बाई सी बोलूंगा। ठीक है। अब डेल्टा एन पूछ रहे हैं डेल्टा लैम्डा, तो लैम्डा का जो डिनोमिनेटर हमने बना रखा है उसको आरएचएस में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है। वेलोसिटी ऑफ स्टार इज 10 टू द पावर 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट इज गिवन, इफ स्टार इज मूविंग अवे देन फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। बच्चों दूर जा रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन अभी मैंने क्या लिखी थी, ये वाली। कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। हुआ। एन डैश हमको निकालना है बच्चों, ये कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14, 1 माइनस v की वैल्यू 10 टू द पावर 6, और ये होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसको, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14, 1 माइनस बच्चों 10 की पावर 6 से नीचे 10 की पावर 6 कैंसिल, तो 3 इंटू 10 स्क्वायर, ये हो गया 300। ऑलमोस्ट अगर इसको सॉल्व करें तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14, बच्चों ये कितना बचेगा 299 अपॉन 300, जो कि लेस देन 1 हो गया 0.99। तो 4.5 इंटू अगर हम लोग 0.99 कर दें तो लगभग 4.4 के आसपास इसका आंसर आएगा, बिल्कुल। तो एन डैश की वैल्यू हो जाएगी 4.4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 4.5 एक्यूरेट हम लोग एक्चुअल नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट आएगा, तो आपको कोई भी ऑप्शन 4.5 नहीं मिलेगा, आप इसको 4.4 लिखकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a star emitting light of wavelength 5000 angstrom is moving towards earth with a velocity 1.5 into 10 to the power 6, find the shift in the wavelength। बच्चों शिफ्ट इन द वेवलेंथ का मतलब है डेल्टा लैम्डा हमसे पूछ रहे हैं, जिसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू वी बाई सी, तो ये हो जाएगा लैम्डा वी बाई सी, लैम्डा उधर पहुंचा दिया। कंप्लीट कीजिए। हुआ सॉल्व।
लेमडा की वैल्यू 5000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और v की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻6, ठीक। और नीचे c कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर्स आ जाएंगे। बच्चों पॉइंट हटा दें तो नीचे एक 10 आ जाएगा, 3 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻6 अपॉन नीचे 10⁻9। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बच्चों चेक कीजिए, 6 और 3 9, तो 9 से 10⁻9 से ऊपर 10⁻9 कैंसिल, तो आंसर आ गया 25 एंगस्ट्रॉम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों, रेडार सिस्टम। आपने सुना होगा बच्चों रेडार और सोनार, सिर्फ कॉन्सेप्ट सुने रेडार और सोनार का क्या होता है। बच्चों रेडार सिस्टम से हम लोग किसी भी फाइटर प्लेन का पता लगाते हैं कि कोई भी फाइटर प्लेन या एरोप्लेन कोई भी वो हमारे रिस्पेक्ट में पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, उसकी पोजीशन का हम लोग पता लगा सकते हैं। जबकि सोनार सिस्टम जो होता है उसकी हेल्प से हम पानी के अंदर जो सबमरीन्स होती उनकी स्टडी करते हैं। रडार सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि जो रडार सिस्टम है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट किया जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एरोप्लेन तक पहुंचती है, एरोप्लेन से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस से रडार सिस्टम पे रिसीव होती है। अगर रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमने जो फ्रीक्वेंसी भेजी थी उससे ज्यादा होकर आई, तो इसका मतलब है कि एरोप्लेन रडार के रिस्पेक्ट में पास आ रहा है। और हमने जो फ्रीक्वेंसी भेजी थी रिफ्लेक्टेड वेव अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की होकर आई, तो इसका मतलब जो एरोप्लेन है वो रडार के रिस्पेक्ट में दूर जा रहा है। और सोनार सिस्टम में क्या होता है, हम पानी के अंदर साउंड वेव्स को एमिट करते हैं। साउंड वेव्स उस सबमरीन तक जाती है, टकराती है और वापस से सोनार सिस्टम पे पास आती है। अगर हमने जो वेव्स भेजी थी और जो रिफ्लेक्ट होकर आई, अगर रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी हमने जो वेव भेजी थी उनकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होकर आई, तो मतलब सबमरीन पास आ रही है। कम होकर आई तो सबमरीन दूर जा रही है। और एग्जैक्टली जो हमने फ्रीक्वेंसी भेजी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ गई। दैट मींस कि सोनार एंड द सबमरीन दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट, और जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट है वो एक्चुअल के बराबर है। तो इस तरह से रडार सिस्टम काम करता है। अब बच्चों आंसर दीजिए, इस रडार सिस्टम में कितनी बार डॉपलर इफेक्ट होगा। इस रडार सिस्टम का ये डायग्राम जो आपका बना है उसमें कितनी बार डॉपलर इफेक्ट होगा, कितनी बार डॉपलर इफेक्ट होगा। 2 बार, बहुत बढ़िया। बच्चों 2 बार क्यों, एक बार तो रडार जो है वो सोर्स की तरह वेव्स को एमिट करेगा। देखो सोर्स की तरह वेव्स को एमिट करेगा, सोर्स की तरह वेव्स को एमिट किया रडार ने और एरोप्लेन ने ऑब्जर्वर की तरह रिसीव किया। एक डॉपलर इफेक्ट तब हुआ। और दूसरा डॉपलर इफेक्ट तब होगा जब एरोप्लेन सोर्स की तरह रिफ्लेक्ट करेगा और रडार जो होगा वो ऑब्जर्वर की तरह रिसीव करेगा। तो 2 बार डॉपलर इफेक्ट होगा। तो एक बार डॉपलर इफेक्ट से बच्चों जो डेल्टा एन आया था वो कितना आया था, NV/C, अभी ऊपर जो पड़ा। तो अगर 2 बार डॉपलर इफेक्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा, 2NV/C। क्लियर है। तो ध्यान रखिए 2 बार डॉपलर इफेक्ट है तो फ्रीक्वेंसी 2 बार बढ़कर आएगी। पहले जब रडार एमिट कर रहा था और एरोप्लेन रिसीव कर रहा था तब भी ये पास आ रहे थे, तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी। और जब एरोप्लेन ने रिफ्लेक्ट करके रडार ने रिसीव किया तब भी ये पास आ रहे, तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो 2 बार डॉपलर होगा, इसलिए ओवरऑल बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2NV/C। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों कैसा है, पढ़े सॉल्व करें। एन एस्ट्रोनॉट इज अप्रोचिंग द मून, he sends out a radio signal of frequency 5000 megahertz, and the frequency of echo is different from that of the original frequency by 100 kilohertz. Find his velocity of approach with respect to the moon. बच्चों वही 2 बार ही हुआ है। एस्ट्रोनॉट ने पहले मून को भेजा, तब भी वो मून के पास जा रहा था, और फिर मून ने रिफ्लेक्ट करके एस्ट्रोनॉट को भेज दिया, तब भी वो उसके पास जा रहा है। तो 2 बार हुआ है। तो वापस से हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 2NV/C। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। कंप्लीट कर लीजिए, आंसर्स निकालें।
ठीक है। डेल्टा एन चेंज कितना आया 100 किलो हर्ट्ज, तो 100 इंटू 10⁻3। एमिट कितना किया गया था 5000 मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁻6। वी हमें निकालना है और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। बच्चों 10 की पावर 6 से यहां पे 10 की पावर 6 कैंसिल, तो 10 स्क्वायर बचा। ठीक है, यहां पर अगर चेक करें तो 2 जीरो से, या इनको अपन कैंसिल नहीं करते तो ये 100, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब 3 को उधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 10 स्क्वायर, 300 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 10⁴। क्लियर, इज इक्वल टू यहां कितना बचा है 10v, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर पर सेकेंड या 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो बच्चों इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जरूरी नहीं है कि यहां रेडार सिस्टम लिख कर दिया जाए। क्वेश्चन में सीधा सा बोला गया है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो रेडियो सिग्नल भेज रहा है, तो रेडियो वेव्स और ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हमें इको वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो जो रडार वाला कॉन्सेप्ट था सेम यहीं पर यहां भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों इसके बाद एक और पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये था पूरा डॉपलर इफेक्ट जो हम लोगों ने सीखा। अब बच्चों एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं? लाउडनेस। बच्चों एल से इसको डिनोट करते हैं, और जैसा आपको याद होगा जिस दिन मैंने इंटेंसिटी ऑफ वेव पढ़ाया था उस दिन मैंने एक शब्द यूज किया था कि लाइट के लिए इंटेंसिटी वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसकी ब्राइटनेस के लिए, और साउंड के लिए हम लोग कैसे बेटा अभी तो बताया रेडार वाला कैसे पता चला, रेडियो सिग्नल्स हैं, रेडियो वेव्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और रेडार का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि रिफ्लेक्ट होकर वेव्स आती है, वो रेडार की फॉर्म में मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां भी दो तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहले जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो जैसा रिजल्ट रेडार में आता है वैसा ही रिजल्ट यहां पर भी आएगा। तो जरूरी नहीं है कि अपन रेडार शब्द यहां पर लिखें। ठीक है, अपन ने रेडियो सिग्नल लिख दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, दूसरा अपन ने इको वर्ड उस क्वेश्चन में लिख दिया तो रिफ्लेक्टेड साउंड हो गया। तो हर बार रेडार लिखा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऊपर रेडार इसलिए बताया गया कि रेडार की कॉन्सेप्ट क्या होती है, कैसे वो काम करता है, सिर्फ ये था। बाकी रिजल्ट डबल रिफ्लेक्शन पे 2nv/c है, ये अपन ने यूज किया। चलिए लाउडनेस की बात करते हैं। तो बच्चों जब हम लोग इंटेंसिटी की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने सीखा कि साउंड जितना ज्यादा इंटेंस है मतलब उतना ज्यादा लाउड है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एंड शेप एंड साइज ऑफ सोर्स, शेप एंड साइज ऑफ सोर्स। और दूसरा, इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीबी। अब बच्चों लाउडनेस के लिए वेबर फेशनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक रूल दिया कि एग्जैक्टली क्या होता है कि हमें जो इंटेंसिटी दी है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में दी जाती है, हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेसिबल्स में ताकि आसानी से उसको स्टडी किया जा सके। अब बच्चों इसकी इक्वेशन होती है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इन डेसिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी बेस 10। loudness of sound in decibel is directly proportional to log of intensity base 10। ये उन्होंने कन्वर्जन करने का तरीका दिया कि इंटेंसिटी की जो वैल्यू आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर में दी थी उसको कन्वर्ट करना है डेसिबल में, तो उसका तरीका हमने सामने लिया। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैं चेंज इन डेसिबल लिखूंगा तो कितना आएगा 10 लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। अब यहां पे बच्चों के क्रॉस क्वेश्चंस क्या होते हैं वो सुने। बच्चों के क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये आई नॉट का मतलब क्या है, ये आई नॉट कहां से आ गया? तो बच्चों आई नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। क्या मतलब होता है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी हुज वैल्यू इज 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसका मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी विच इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन, जिसको डेसिबल में अपन बोलते हैं 0 डेसिबल। बच्चों
10 to the power minus 12 watt per meter square is the minimum value, जिसका मतलब है कि जब भी हमसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन मिनिमम कितनी इंटेंसिटी का साउंड सुन सकता है, तो आपका आंसर है 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम इंटेंसिटी का अगर साउंड होगा तो हम कैपेबल नहीं है इतना कम लाउडनेस वाला साउंड सुनने के लिए। हम अगर सुनना चाहते हैं तो उसका मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए वो 10 टू द पावर माइनस 12 होना चाहिए। तो क्रॉस क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, आई नॉट को थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इसकी ये वैल्यू होती है, पर इसकी इक्वेशन में आई नॉट का क्या लॉजिक है, हमने आई नॉट क्यों लिखा वहां पे। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम लोग कोई स्टडी करते हैं तो किसी ना किसी को रेफरेंस मानना पड़ता है। मानकर चलिए कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, थोड़ा सा लाउड बोलूंगा पर सुने। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। अब जब मैंने ये स्टेटमेंट बोला क्लास में और बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ ये स्टेटमेंट कितना लाउडली मैंने बोला, तो बच्चे आंसर बोलते हैं कि सर किसके रिस्पेक्ट में लाउडली। आपसे तेज भी बोला जा सकता है और आपसे धीरे भी बोला जा सकता है। अगर आप धीरे के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो आपने तेज बोला, और अगर आप ज्यादा के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो आपकी लाउडनेस लेवल कम थी। तो आप पहले ये तो बताओ कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो लाउड। आपसे तेज भी बोला जा सकता है और आपसे धीरे भी बोला जा सकता है। अगर धीरे के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो आपने तेज बोला, और तेज के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो आपने धीरे बोला। तो आपको अगर हमसे पूछना है कि ये मैंने कितना लाउड पूछा, तो आप पहले बताओ किसके रिस्पेक्ट में लाउड। आपको एक रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। अब मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं और आंसर दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। दूसरा स्टेटमेंट, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। आंसर दीजिए, विच वन इज लाउडर, विच वन इज लाउडर। ऑब्वियसली बात है सेकंड। आपने क्यों बता पाए कि सेकंड लाउडर था? क्योंकि आपको मैंने स्टडी करने के लिए पहला स्टेटमेंट दिया था कि आप पहले के रिस्पेक्ट में बोल पाए कि यस, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला लाउडर था। तो इसका मतलब आपको अगर ये डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा लाउडनेस है या लाउडनेस लेवल कितना है, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हमने आई नॉट को अपना रेफरेंस बना लिया। आई नॉट इज व्हाट, द मिनिमम इंटेंसिटी। अब मैं जब भी आपसे बोलूंगा कि बच्चों ये कितने डेसिबल का है, तो मैं हर बार आपसे पूछ रहा हूंगा कि मिनिमम के रिस्पेक्ट में आपने कितना ज्यादा तेज बोला है, वो कैलकुलेट करो कि मिनिमम हम इतना सुन सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपने इतना लाउडली बोला है। ये पैटर्न, इसलिए अपन ने नीचे आई नॉट लगाया। अब बात आती है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। क्लियर? अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसको ध्यान से सुनिए बच्चों। अब हमारे पास एक टर्म है कि मान लीजिए कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला और उस स्टेटमेंट का जो लाउडनेस लेवल था वो आई नॉट के रिस्पेक्ट में I1 था, उसकी इंटेंसिटी। और L2 जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला बच्चों, दो स्टेटमेंट मैंने बोले, उनमें अलग अलग इंटेंसिटीज थी। तो दूसरे स्टेटमेंट में जो इंटेंसिटी थी वो I2 थी। अब मुझसे बोला गया कि दोनों स्टेटमेंट्स में डेसिबल में कितना डिफरेंस है। तो मैं बोलूंगा डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। घटा दीजिए, 10 कॉमन, अंदर बचेगा log बेस 10 I2 अपॉन आई नॉट माइनस log बेस 10 I1 अपॉन आई नॉट। बच्चों ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा होगा एक फॉर्मूला, कौन सा? log a माइनस log b विच इज इक्वल टू log a बाई b। तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो log बेस 10 I2 अपॉन I1। बच्चों इस इक्वेशन से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। हमें क्या होगा, दो इंटेंसिटीज दी जाएंगी I1 और I2, दोनों की वैल्यू प्लेस करो और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो डेसिबल में, जैसा कि डेल्टा L L2 माइनस L1। पर बच्चों इस पे हमको फिक्स होके नहीं रहना है। हमें क्वेश्चन में कैसी वैरायटी दी जा सकती है चेक करो। बच्चों हमें पता है इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे इंटेंसिटी को ना देकर पावर दी हो तो मैं अबव इक्वेशन को इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पावर के फॉर्म में लिखते हुए P2 अपॉन P1 करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, पावर दी हो तो। और बच्चों मुझे पता है कि पॉइंट सोर्स अगर है, फॉर पॉइंट सोर्स, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मुझे डिस्टेंस देकर लाउडनेस लेवल पूछ रहे हो तो मैं अपनी इक्वेशन कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ऊपर R1 स्क्वायर नीचे R2 स्क्वायर। इस तरह से मैं अपनी इक्वेशंस बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। अब क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि क्या चीज कौन सी है। तो बच्चों रिमेंबर, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद अपने को आंसर देना है।
बच्चों यहां पर एक और इंटेंसिटी होती है विच इज नॉन टॉलरेबल। कितनी होती है? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 120 डेसिबल। 120 डेसिबल या इससे ज्यादा डेसिबल्स पर जो साउंड होगा वो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा लाउड होता है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कभी आपको पता चल जाए, क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए तो अपन आंसर्स दे पाए। अब बच्चों क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं उसको सुने। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? फॉर साउंड इंटेंसिटी, फाइंड साउंड इंटेंसिटी फॉर 60 डेसिबल लाउडनेस। बच्चों क्या दिया हुआ है? लाउडनेस लेवल अपने को दिया है और अपने पास ये इक्वेशन है 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। क्या बच्चों इस इक्वेशन में आई नॉट की वैल्यू हमें पता है ना? लाउडनेस की वैल्यू हमें पता है 60 डेसिबल। तो हमसे पूछा गया कि जिस साउंड की लाउडनेस लेवल डेसिबल में 60 है उसकी वैल्यू वॉट पर मीटर स्क्वायर में कितनी रही होगी, आई कैलकुलेट करो। आई नॉट इज व्हाट? मिनिमम। एल कितना है? दिया है। और आई मतलब 60 डेसिबल के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, कैलकुलेट करो। सॉल्व करो बच्चों इसको। नहीं बेटा, सॉल्व करो ढंग से। 10 टू द पावर -6, यस बिल्कुल सही। 10 टू द पावर -6। कैसे सॉल्व किया? लाउडनेस है 60 डेसिबल, ये 10 log बेस 10, आई नॉट है 10 टू द पावर -12 और आई निकालना है। तो बच्चों जीरो से जीरो कैंसिल, एंटी लॉग लो तो 10 की पावर 6 इज इक्वल टू आई अपॉन 10 टू द पावर -12। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12। इसको सिंप्लीफाई करो तो 10 टू द पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये पावर वाला फॉर्मेट आ गया। ये क्वेश्चन पावर वाले फॉर्मेट पर है, सॉल्व करो। इसमें दो डिफरेंट पावर्स दी गई है और लाउडनेस लेवल हमको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। क्या इक्वेशन सीखी थी? 10 log बेस 10 P2 अपॉन P1। सिंप्लीफाई करो कि दो डिफरेंट पावर का साउंड हमको दिया गया है, तो बताइए उन दोनों साउंड्स में कितने डेसिबल्स का लाउडनेस डिफरेंस रहा होगा। थर्टीन डेसिबल, बहुत बढ़िया। 10 log बेस 10, पावर है 400 बाद वाली और पहले कितनी है? 20। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 log बेस 10 और ये कितना बचेगा? 20। बच्चों log 20 को अपन क्या लिख सकते हैं? log 10 प्लस log 2। log 10 प्लस log 2, log 10 होता है 1 और log 2 0.3010, तो ऐड होके ये 1.3 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा 13 डेसिबल, जैसा आप लोगों ने दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन लाउडनेस इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल्ड? तो बच्चों अब अपने को चेंज इन लाउडनेस पूछ रहे हैं। दो डिफरेंट इंटेंसिटी के साउंड्स का कंपैरिजन करना है, I2 और I1 कंपेयर, सॉल्व कीजिए। दो डिफरेंट इंटेंसिटी के साउंड का कंपैरिजन करना है। 3 डेसिबल, यही आंसर है। वेरी गुड। 10 log बेस 10, एक इंटेंसिटी आई तो दूसरी कितनी आई? 2i। log 2 अपने को पता है, यहां बचेगा log 10 बेस में और ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 डेसिबल। log 2.3010, तो ये हो जाएगा 3 डेसिबल, जैसा आप लोगों ने आंसर दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मैं इसको समझाता हूं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन को समझे। मानकर चलिए बच्चों एक पॉइंट सोर्स है। ये कौन है? सोर्स। इससे 4 मीटर दूर, R1 बराबर 4 मीटर दूर जो लाउडनेस लेवल है L1, वो कितना है? 50 डेसिबल। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इससे कितनी दूर पर जो लाउडनेस है वो 10 डेसिबल रह जाएगी। क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है कि सोर्स से 4 मीटर दूर लाउडनेस 50 डेसिबल है, तो बताओ कितनी दूर पर लाउडनेस लेवल 10 डेसिबल रह जाएगी। प्रूफ करो, सॉल्व करो इसे। 4 मीटर पे लाउडनेस 50 है तो कितनी दूर बाद ये लाउडनेस 10 डेसिबल रह जाएगी।
नहीं, 400 मीटर सही आंसर है। 400 मीटर सही आंसर है। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक ऐसे करो कि आपकी वैल्यू 4 मीटर से तो ज्यादा ही आनी चाहिए ना। 4 मीटर पे 50 है तो 10 डेसिबल तो 4 मीटर से बहुत दूर होगी ना। तो आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा वो 4 मीटर से तो ज्यादा ही होगा। इसके लिए क्या इक्वेशन बनी थी? L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10। जब डिस्टेंस की बारी आई थी तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इस तरह से अपन ने अप्लाई किया था। फाइनल लाउडनेस है 10 और इनिशियल थी 50 इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10, पहले 4 का स्क्वायर और बाद में ये R2 का स्क्वायर। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड LHS में -40 बचेगा, जो RHS में 10 से कैंसिल होके कितना हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 16 अपॉन R2 स्क्वायर। टेक एंटीलॉग तो 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 16 अपॉन RT स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो बच्चों, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर 4, स्क्वायर रूट कर दो तो 16 का 4 और 10 की पावर 4 का 10 की पावर 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 400 मीटर। इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको तीनों पैटर्न बता दिए। मैंने आपको अलग अलग इंटेंसिटीज देके लाउडनेस लेवल का डिफरेंस बता दिया, मैंने आपको पावर देके बता दिया, और इसके बाद मैंने डिस्टेंस देकर बता दिया। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यू रखो, आंसर्स निकालो, जैसे आप कर भी रहे हो। क्लियर? अब बच्चों इस चैप्टर में कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। एक टर्म होती है दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। बच्चों क्वालिटी ऑफ साउंड इट डिपेंड्स ऑन number of overtones and harmonics present in the sound and depends on waveform. It's just a definition की तरह सुने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बच्चों जैसे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि ये प्रेशर वेव है, दूसरा हमने पढ़ा था साउंड के लिए पिच, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा साउंड के लिए लाउडनेस। ऐसे ही होता है साउंड क्वालिटी। कई बार हम लोग दो आवाजें एक साथ सुनते हैं और हमसे पूछा गया कि कौन सी साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर है। ऐसा भी होता है कई बार कि हम जब फोन पर बात कर रहे हैं तो केवल आवाज सुनकर हम बता देते हैं कि किस पर्सन से बात की जा रही है, क्योंकि हर एक पर्सन की साउंड क्वालिटी अलग अलग होती है। अब कौन से पर्सन की साउंड क्वालिटी अच्छी है, इस बात का डिसीजन कैसे ले? तो इसका डिसीजन लिया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द साउंड। आपको याद है COP और OOP पढ़ाया था? तो मैंने लास्ट में बोला था कि जो फ्लूट होती है उसकी आवाज सुनने में प्लीजेंट होती है। कारण, क्योंकि फ्लूट ओपन ऑर्गन पाइप है और ओपन ऑर्गन पाइप में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन भी और ऑड भी। जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप लाइक विसल, उसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसकी आवाज सुनने में प्लीजेंट नहीं होती। तो हमने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन सी आवाज सुनने में प्लीजेंट है? उसका डिसीजन लिया विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द साउंड, और सबसे ज्यादा हार्मोनिक किसमें होंगे? ओपन पाइप में, दैट इज फ्लूट। और साथ में इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप जब कुछ बोल रहे हो तो आपके बोलने से मीडियम में जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उस वेव का फॉर्म कैसा है। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं तो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस वेव जा रही है, तो ये पैटर्न अलग है। अभी मैं जैसे बोल रहा हूं उससे जो वेव जा रही होंगी उनका वेव फॉर्म अलग होगा। अगर मैं इसी को ब्रेक ले लेके बोलने लग जाऊं, मान लीजिए मैंने बोल दिया इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स, अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो ऑब्जर्व कीजिए साउंड क्वालिटी चेंज हो गई। मैंने अब जो वेव में या जो डिस्टरबेंस में इस समय मीडियम में क्रिएट कर रहा था उसका पैटर्न चेंज कर दिया, वेव फॉर्म चेंज हो गई। या कई बार अपन बहुत तेजी से बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, तो हम लोग हकलाने लग जाते हैं, हम वर्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है क्वालिटी ऑफ साउंड, तो अब नोटिस कीजिए मैंने जो क्वालिटी वर्ड यूज किया उसमें मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो अब मैंने जो वेव फॉर्म भेजी वो टूट टूट कर गई, तो उस केस में मीडियम में जो वेव प्रोपोगेट हुई उसकी साउंड क्वालिटी चेंज हो गई। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म, कि आपके बोलने से मीडियम में या साउंड सोर्स की वजह से मीडियम में कैसी वेव प्रोपोगेट हो रही है।
अब बच्चों इस चैप्टर में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली बच्चों के डाउट्स होते हैं, उनको ध्यान से सुने। सबसे पहला, figure shows an instantaneous profile of a rope carrying a progressive wave from left to right. Wave left to right जा रही है, velocity of wave। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा वो पार्टिकल है जिसका फेज ग्रेटर है। बच्चों सीधा सा आंसर है, बताओ कौन सा पार्टिकल जो है जिसको एनर्जी पहले मिलेगी, कौन से पार्टिकल को एनर्जी पहले मिलेगी? ए को। किसको एनर्जी पहले मिलेगी? ए को, क्योंकि एनर्जी जो है लेफ्ट से राइट आ रही है। तो ए को एनर्जी पहले मिली, तो आंसर दीजिए, ए को एनर्जी अगर पहले मिली तो ए अपना मोशन पहले स्टार्ट करेगा, और ए अपना मोशन पहले स्टार्ट करेगा तो उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा हो गए तो डेफिनेटली वो फेज में आगे रहेगा। तो एक तो मेरे पास ये ऑप्शन सही है। और दूसरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने की तरीका हमने सीखा था, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टेन थीटा, याद है आपको? जहां स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल की होगी वहां वेलोसिटी पॉजिटिव। तो बच्चों बी पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऑब्ट्यूज एंगल है, और ए पर खींचे तो एक्यूट एंगल है। तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल की स्लोप जहां होगी वहां वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, मतलब कि ए और डी अपना सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए, फॉर वेव्स प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये शब्द लिखा हुआ है वेव्स, बट प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम। तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखें, वेव्स शब्द लिखा हुआ है तो पॉसिबल है, नहीं सुने पहले, वेव्स शब्द लिखा हुआ है तो पॉसिबल है कि ये वेव्स अलग अलग सोर्सेस से प्रोड्यूस की गई हो। वेव्स लिखा हुआ है तो पॉसिबल है ये अलग अलग सोर्सेस से प्रोड्यूस की गई हो, और अगर ये अलग अलग सोर्सेस से आ रही है तो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। But all the waves are propagating in a single medium. And if they are moving in the same medium, then velocity depends on medium. And medium is same, then velocity is same. ये इसका आंसर। हाँ, अगर इसमें वेव वर्ड लिखा होता, वेव, तो मैं 100% श्योर होता कि वेव वर्ड लिखा हुआ है तो वो एक ही सोर्स से गई होती, और एक ही सोर्स से गई है तो फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बट इसमें वेव्स लिख दिया तो मे बी पॉसिबल इसके सोर्सेज अलग रहे हो, और सोर्सेज अलग अलग रहे हो तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है? वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, क्या लिखा हुआ है? अटेनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मेक्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो। बच्चों इस क्वेश्चन को वही बीट्स अपन ने जब पढ़ा था तो वो प्रोबेबिलिटी वाला वो सारी चीजें। बच्चों ट्यूनिंग फॉक जो है वो 512 हर्ट्ज का है, और 4 बीट्स अगर ये दे रहा है, तो 4 बीट्स अगर ये दे रहा है तो बच्चों जो वायर रहा होगा, जो वायर रहा होगा वो या तो 508 का रहा होगा, या फिर जो वायर है वो रहा होगा 516 का। ये हम लोगों ने डिस्कशन में लिया। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हम लोग टेंशन को बढ़ा दें, अगर हम लोग टेंशन को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो 4 से 2 रह जाती हैं। तो बच्चों आंसर दीजिए, n is equal to 1/2L रूट ऑफ t by म्यू, तो n प्रोपोर्शनल टू रूट t। टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी मुझे नहीं पता, बट ये श्योर है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक बीट्स 4 से 2 ना रह जाए। तो आंसर दीजिए, अगर अपन टेंशन को बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी 508 से 509, 510 ऐसे बढ़ सकती है, और 510 होते ही ये 2 बीट्स देने लग जाएगा। ये मेरा आंसर है, 2 ही चाहिए। जबकि यहां टेंशन बढ़ा दूंगा तो ये 516 से 517, 518 जैसे ही हुई, इसके साथ तो नंबर ऑफ बीट्स अपने को 5 6 बढ़ने लग गई। मुझे कितनी चाहिए? 2, मुझे 6 नहीं चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 508, जिसके साथ टेंशन बढ़ने पर बीट्स 2 रह गई 4 से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पैटर्न ये मैं क्लास में करा चुका हूं। इसके बाद ये क्वेश्चन, बच्चों याद है ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स then the following statement is not true। अब नोटिस कीजिए, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ हैंड्स, गलत है। आंसर दीजिए, ओपन एंड्स पे एंटीनोड बनता है, ओपन एंड्स पे एंटीनोड बनता है, और एंटीनोड पे प्रेशर वेरिएशन मिनिमम होता है। ओपन एंड्स पे क्या बनता है? एंटीनोड, और एंटीनोड पे प्रेशर वेरिएशन मिनिमम होता है। इनने मैक्सिमम लिखा है, यही गलत है। जबकि दूसरा सही है कि ओपन एंड पे एंटीनोड होता है। तीसरा सही है
कि हाँ वो ऑड हार्मोनिक्स जनरेट कर सकता है। चौथा भी सही है कि वो ऑल हार्मोनिक्स भी दे सकता है। तीसरा इसलिए सही है क्योंकि उसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स नहीं लिखा, उसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स नहीं लिखा, इसलिए तीसरा सही है। तीसरे में लिखा है ऑड हार्मोनिक्स जनरेट कर सकता है क्या ओपन पाइप, तो हाँ जवाब है कर सकता है ना भाई, इवन भी कर सकता है ऑड भी कर सकता है। ओनली ऑड लिखते तो फिर वो गलत होता। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये तो देखकर ही पता चल जाता है। हाँ तो नॉट ट्रू पूछा है तभी तो अपन ने ऊपर फर्स्ट ऑप्शन पे दिया है ना, नॉट ट्रू, दैट इज क्रॉस, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अ पार्टिकल मूविंग अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इक्वेशन। अब बच्चों इनमें पूछा गया चारों ऑप्शन में कि वो एसएचएम कर रहा है या नहीं, तो मेरा सीधा सा जवाब है इट कैन नेवर परफॉर्म द एसएचएम। इक्वेशन देखकर ही बोलो ना भाई। आपको पता है एसएचएम की इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए, ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मेट, साइन और कॉस टर्म वहां पे एसेंशियल है, होनी चाहिए। अब नोटिस कीजिए इस पूरी इक्वेशन में साइन और कॉस जैसा कुछ दिखा ही नहीं है, तो जब साइन और कॉस ही नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ना कि ये एसएचएम नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं। ठीक है भाई, तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू वेव्स हैं, E1 बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60, इनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका फेज क्या होगा। बच्चों इसका भी एम्पलीट्यूड ई नॉट है और इसका भी एम्पलीट्यूड ई नॉट है। क्या आपको पता है कि अगर दो इक्वल एम्पलीट्यूड हो, ई नॉट और ई नॉट, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। आपको पता है बच्चों अपन ने एक चीज सीखी है वेक्टर्स में कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तो उनका रिजल्टेंट उनको बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों जी आएगा ई नेट जो कि बाइसेक्ट करेगा यानी कि 30 डिग्री पे। इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स अगर होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर, समझ आया। तो ये थे बच्चों सभी मिसलेनियस क्वेश्चंस जो मुझे कराने थे, जो काम के थे। ठीक है, क्योंकि जनरली इन क्वेश्चंस में डाउट्स होते हैं बच्चों के। तो बच्चों ये था पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, चैप्टर खत्म। ठीक, तो एक बार आप अपने हैंडआउट्स रिसीव कीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन में वेक्टर अपन ने लगाया बेटा, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स प्रॉपर्टी इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ड्राइव पर रहेगा ये। क्लियर, तो आप ड्राइव विजिट करते रहें, उसको देखते रहें, ये सारी चीजें ड्राइव पर होंगी। पर टाइम खत्म होने के पहले इसके हैंडआउट्स मुझे भेजने दीजिए। ठीक है, वेट अ मिनट। मेजर का बेटा आपको एक दो नंबर एक दो दिन में मिल जाएगा, मेरी बात हो गई। ठीक है, और एनसीईआरटी अपने को केवल पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने हैं, अननेसेसरी एनसीईआरटी की रीडिंग मत करना। ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। आप पहले इसको, आगे आपके पास मेजर का, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आप पहले एक बार इनको रिसीव कीजिए हैंडआउट्स को, टाइम ओवर हो जाएगा।
मॉड्यूल बेटा, अपने को अगर बात करें नीट की तो पेपर बहुत आसान होगा। जैसा पेपर लास्ट ईयर था वैसा ही मानकर चलिए कि इस साल भी होगा। तो पेपर आसान होगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का पैटर्न वही रखें जो आपकी क्लास नोट्स का है, मॉड्यूल का रहा है, और आपके जो एलएन के टेस्ट पेपर हो रहे हैं। अननेसेसरी एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि वो चीज अपने कुछ काम की नहीं है। जो इस समय एलएन से मिल रहा है केवल वही अपने काम का है, उसी को ढंग से पढ़ें। और मॉड्यूल एक बार कर लिया है तो बिल्कुल उसको दोबारा कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। एक्सरसाइज 1 2, स्पेशली 1 2 पहले करें। 3 डिपेंड्स ऑन द टाइम, अगर आप पे है तो आप करें, अदरवाइज पहले 1 2 जरूरी है। लास्ट ईयर के पेपर्स करें और एलएन के टेस्ट पेपर सारे करें। ठीक है। मेजर में क्या क्या करके जाएं? बेटा जितना सिलेबस है पूरा करके जाएं, मेजर में तो कुछ स्पेशल नहीं है। बाकी क्लास नोट्स और मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 2 करके जाओगे केवल, तो भी इनफ है, केवल इतना आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है। पंखुड़ी, आपने जो डाउट्स पूछे पूरे लेक्चर के दौरान, वो सभी वो डाउट थे जो आपके पूछने के जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बोले थे। इसीलिए आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना आपके अकाउंट पे, तो आपको जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, पूछ लेना।